एग्जाम में जब न्यूरोबायोलॉजी का क्वेश्चन आए तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है? पहली चीज़ जो आपको अटेम्प्ट करनी है उसमें ये है कि आप स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, उसके बारे में आप बात करेंगे कि ब्रेन के कौन कौन से स्ट्रक्चर, जो भी डिसऑर्डर का नाम दिया गया है वो इन्वॉल्व है उसमें। उसके बाद सेकेंड चीज़ सर्किट्स के, जैसे आप लोगों ने स्किज़ोफ्रेनिया में पढ़ा है कि मीजोकॉर्टिकल, मीजोलिम्बिक, नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवेज इन्वॉल्व होते हैं, आप उसकी बात करेंगे कि सर्किट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप मेंशन करते हैं फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। फिर आप बात करते हैं कि सीटी स्कैन, एमआरआई, ईईजी और ये जितनी भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है लाइक फंक्शनल एमआरआई, उनमें क्या क्या फाइंडिंग्स, बायोलॉजिकल फाइंडिंग्स किसी भी डिसऑर्डर में होती हैं। और लास्टली फिर आप इन सारी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन करते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगेन कि मैं ये सारी चीज़ें डिटेल से एक दफ़ा फिर बता दूं, लेकिन इस क्वेश्चन को कि न्यूरोबायोलॉजी ऑफ डिप्रेशन, न्यूरोबायोलॉजी ऑफ एडीएचडी, न्यूरोबायोलॉजी ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया जब आपने अटेम्प्ट करना है तो आपने स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ द ब्रेन, circuits involved, neurotransmitters involved, the investigations like functional MRI और the EEG और बाकी सारे investigations हैं उनमें findings क्या होंगे, और आखिर में आपने उन सारी चीज़ों को explain करना है। सो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां तक बात है कि स्पेसिफिक क्रोमोसोम की, कि वो पूछा जाए कि जी कौन से क्रोमोसोम के ऊपर ये है, वो थोड़ा सा ट्रिकी है और वो थोड़ा सा रट्टा है कि डिप्रेशन में कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व होगा, एडीएचडी में कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व होगा, वो थोड़ा ट्रिकी है। हाँ, वो आपको थोड़ा सा रोट लर्निंग करनी पड़ेगी इंडिविजुअल डिसऑर्डर्स के साथ, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू all those related areas involved in the attempt of a question where neurobiology of any specific disorder is expressed. So वो टॉपिक हम कवर करेंगे और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कवर करेंगे ताकि आप लोगों को वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएं। लेकिन मेरी जो प्रेजेंटेशन कनेक्टोम्स के ऊपर थी, कनेक्टोमिक्स के ऊपर थी, उसको एक दफ़ा ज़रूर सुन लेना। ओके, सो शैल वी स्टार्ट नाउ फॉर्मली? Yes, sir. ओके, अब टाइम हो गया? हाँ, हो गया। हाँ, ओके, हो गया। और होपफुली आप लोग मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे, नजर आ रही है स्क्रीन मेरी? क्यों? सर आ रही थी लेकिन अब नहीं आ रही है, दोबारा ज्वाइन करके देखती हूँ। ओके, सॉरी, ये थोड़ा सा ट्रिकी कंपोनेंट है, ठीक है। ये स्क्रीन मेरी आ गई, होपफुली अब लोगों को आ रही होगी। आ गई कि नहीं? फैमिना आ रही है। आ रही है? ओके, गुड। वो जब आप न्यूरो साइंस ऑफ लव की बात करते हैं तो दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। द वे a psychiatrist, a biological psychiatrist will see love is very different from the way other people see love. My idea is to explain to you what actually is the biological concept of love. I won't be talking about, obviously, इसके बहुत सारे तरीके हैं एक्सप्लेन करने के, सो मैं वो सारे तरीके तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन कुछ इस प्रेजेंटेशन के हवाले से हम सिर्फ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लव की बात करेंगे। और ये एक शेर से शुरू करूं कि अब लाख तेरे दर के दरीचे खुले रहें, अब लाख तेरे दर के दरीचे खुले रहें, आवाज़ मर गई तो सदाएं कहाँ से दूं। सो लव में एक अजीब सा सिचुएशन है कि हाउ कैन वी डिफाइन इट, what is love and what actually people think about it. So is all love all about warm emotions, right? Whenever you are in love, you have always warm emotions. उन emotions में एक जान होती है, एक दिल होता है और एक expression होता है. It's very, again,
it's a feeling which you can have whenever you are in love. Otherwise, when people say, you don't believe in it. So वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस करके ही आप सीखते हैं. So you should fall in love and then see how it feels. It is not a bad option. We all know what movies, poets, philosophers have to say about love. मोहब्बत में क्या होता है? बॉलीवुड की और हॉलीवुड की और लॉलीवुड की बेशुमार फिल्में इसी टॉपिक पे बनती हैं. कुछ सुपरहिट और कुछ थोड़ी कम. लेकिन मैं अक्सर ये जो रूटीन की मूवीज़ होता हूँ उसमें देखता हूँ तो उसमें ये चीज़ें बहुत एक्सप्रेस की जाती हैं. बट एक्चुअली व्हाट द साइंस सेज अबाउट लव, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट एज अ साइकियाट्रिस्ट, एज अ बायोलॉजिकल साइकियाट्रिस्ट, what should I perceive about love? Definition. All of us have our own definition of love. So people have different definitions, but यहाँ पे जो मैं definitions बता रहा हूँ वो थोड़ी सी different होंगी. We know how it feels. जब आप मोहब्बत में जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती. वो हमारे एक सीनियर साइकियाट्रिस्ट थे, वो कहते थे कि मोहब्बत में शादी से पहले लड़की अगर टूथपेस्ट टूथब्रश के ऊपर लगा रही है और वो गिर जाता है तो मोहब्बत में ये नज़र आता है कि हाय कितनी नाजुक है कि टूथपेस्ट गिर गया. और जब शादी हो जाती है और 15-20 साल गुजर जाते हैं और टूथपेस्ट लड़की उसी तरह गिरा दे तो फिर कहते हैं उल्लू की पट्टी पैसे ही ज़ाया करी जा रही है, सारा वक्त टूथपेस्ट ज़ाया कर देती है. नाउ दिस इज़ हाउ इट गोज़ sometimes, right, over the period of time. So नाजुकी मिजाज की मोहब्बत में बहुत खूबसूरत लगती है. वही नाजुकी कुछ अरसे बाद मोहब्बत ख़त्म होने के बाद अजाब नज़र आना शुरू हो जाती है. क्यों ऐसा क्यों होता है? This is what the tricky thing is about human emotions and biology of love. So we know the pain and pleasure that comes with it. So you want to spend time with your partner or love mate or whatever you want to call them. You want to enjoy the company. You want to enjoy the jokes, the sayings, the communication, and of course, so many other things as well. But how to explain all of this? One way to explain is said by Dr. Tolkite. Love is something that is born in our recess of our subconscious. As a subconscious mind has 10 times more information than our rational brain. The nutshell of this definition is that love is in a subconscious state. As soon as it comes to the rational side, cognitively, then probably it loses its essence of and power which we feel when you are thinking subconsciously. So subconsciously, when you are in love, you are sitting and thinking about the person, you feel good about it, वो कैसे हंसता है, कैसे बोलता है, कैसे बाल बनाता है, कैसे कपड़े पहनता है, कितना कॉन्फिडेंस है, कितना भोला है, कितना स्ट्रांग है. हर चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में प्रोसेस होते हुए अच्छी. और जैसे ही वो लव का अगेन डोमेन रैशनल ब्रेन में आता है, चीज़ें कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाती हैं और फिर चीज़ें खराब हो जाती हैं. सो इस साइंटिस्ट के हिसाब से लव सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है. हेलन फिशर, another important again person in describing what love is. They say that romantic love is a basic drive that evolved millions of years ago in order to enable us and focus our attention on just one partner and start the mating process. So historically, long time back, right, humans were together to mate, reproduce, produce children, and then continue their lives. And it was with one partner. The main focus of this definition is related to one partner. Polygamy, multiple partners, or having love at multiple sites is not historically seen. So that is
evolutionary process when love was modified because of multiple other situations and factors, which we can talk about later on. So it is an emotional experience that impacts our lives to a great extent. It affects our mindset, thoughts, moods and behavior. And we all know that. ठीक है, मोहब्बत में हर चीज मजेदार. It can interfere with our daily lives and make daily mundane tasks seem different. वही काम सुबह रोज एक जगह पे काम पे जाना और शाम तक वहां खपना और वहां से वापस आना, वही when you are in love वो आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है. If the partner works at the workplace, of course, that's the story. However, according to the science of love, the goal is to find the best mate we can possibly find. So, scientifically, rationally, again, it's the mating which ensures a successful reproduction and take care of our offsprings. But do you think it is all? It is just about the love, is just about the mating process? Well, that's questionable. And that is where I think the rest of the stuff comes in. ये एक गज़ल है और बड़ी खूबसूरत गज़ल है और ये किसी ने गाई भी है, लेकिन मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं कि ये किसने गाई है, लेकिन मज़ेदार है. सो इसको सुनाऊंगा. कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना. अब ये सारा मोहब्बत में हो रहा है. हमें भी है याद आज तक वो नज़र से हरफे सलाम लिखना. आंखों आंखों में बातें होती हैं. वो चांद चेहरे, वो बहकी बातें, सुलगते दिन थे महकती रातें. वो छोटे छोटे से कागजों पर मोहब्बतों के पयाम लिखना. Right? Okay. I hope you can see me and I'm continuing. Okay. गुलाब चेहरों से दिल लगाना, वो चुपके चुपके नजर मिलाना, वो आरजुओं के ख्वाब बनना, वो किस्सा ना तमाम लिखना. मेरे नगर की हंसी फिजाओ, कहीं जो इनका निशान पाओ, तो पूछना ये कहाँ बसे वो, कहाँ है इनका कयाम लिखना. खुली फिजाओं में सांस लेना, अबस है अब तो घुटन है ऐसी कि चारों जानिब शजर खड़े हैं, सलीब सूरत तमाम लिखना. गई रुतों में हुस्न हमारा, बस एक ही तो ये मशगला था, किसी के चेहरे को सुबह कहना, किसी की जुल्फों को शाम लिखना. This is surprisingly strange, but this is again true that when we are in love, this is what happens. How can we differentiate between love, lust, attraction, and attachment? Now, all of these terms comes together. When you say you are in love, part of it is lust, part of it is attraction, part of it is attachment as well. So how can we mingle them or make them at one point, meet them at one point? Lust, also known as libido or sex drive, is primarily defined by our craving for sexual gratification and is driven by the sex hormones, testosterone and estrogen, both in women and men. Evolution has programmed all living beings to breed and reproduce, and lust, which is libido, stems from this basic need. It drives us to reproduce more often, ensure that our genes are passed on our species that are surviving. Jenna Pincott believes the brain stems to dominate when it comes to science of love. According to her research, libido is influenced by the amygdala in our brain, which is also associated with emotions, urges, and spur of the moment decisions. So जब आपको मोहब्बत होती है तो आप ऐसे फैसले करते हैं कि सारी दुनिया एक तरफ और आप अकेले एक तरफ, which is again a tricky situation, but it is driving from your brain. Okay, so come on, really? Attraction. Attraction is characterized by increased energy and focusing of attention on a preferred mating partner. So specific हो गए. In humans, attraction is also associated with feelings of
exhilaration, intrusive thinking about the beloved, and craving for emotional union. Attraction is mainly motivated by serotonin, dopamine, and adrenaline, which are usually released when you are experiencing something exciting, adventurous, and novel. So जिंदगी में जो कभी नहीं हुआ होता, वो जब होना शुरू होता है, तो आपके सेरोटोनिन, डोपामिन और एड्रेनलिन हाइपर एक्टिवली होके काम करना शुरू कर देते हैं और फिर उस जिंदगी में एक एक्साइटमेंट आती है। सुबह जाना है, उसको देखना है, उसके साथ बैठना है, पार्क में बैठ के बातें करनी है, पकड़े जाने पे क्या अंजाम होना है और घर वालों को पता चल जाए तो क्या अंजाम होना है, और मुख्तलिफ उसके जो पैरामीटर्स हैं जो भी उसके साथ एसोसिएटेड हमारे मुआशरे में कल्चरली होता है, उन सब चीज़ों को आप निगेट करते हुए चलते हैं। Hence, attraction includes the same pathways in the brain which regulate our reward behaviors. So this is a reward for human mind, for humans to be in love and get the feeling out of it which is gratifying. Perhaps this is why the initial phase of relationship, known as the honeymoon phase, feels so magical and intoxicating. So dopamine, serotonin, adrenaline का कमाल है कि वो जिंदगी हसीन लगती है, खूबसूरत लगती है और उस एक ही डोमेन के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है. That reward center, the stimulation in the brain is probably the same as you are in a manic phase, right? Honeymoon phase, when everything is good, everything is nice, and everything is so pleasurable. Dopamine, also produced in the hypothalamus of the brain, manages to reward pathway in our brain. Dopamine, commonly known as the happy hormone, is released when you engage in activities which make you feel good and happy. So when you go on a date or spend time with your partner or become physically intimate, this happy hormones gets released and makes you feel all warm and euphoric inside. Dopamine, along with some other chemicals like norepinephrine and adrenaline, make you feel attracted to someone based on what you feel and experience with that person. वो एक उर्दू में जुमला मशहूर है कि दिल आने की बात है, किसी पे भी आ जाए. और फिर ये भी मशहूर है कि लैला काली थी, फिर भी मजनू उसके पीछे इतना दीवाना क्यों था. ये अनफॉर्चुनेटली साइंस के हिसाब से अगर बात करें, बाकी और किसी पैरामीटर की बात नहीं कर रहा, अगर साइंस के हिसाब से बात करें तो जो ये कह रहे हैं उसके हिसाब से आपके डोपामीन हाई हैं, हैप्पी हार्मोन है, आपके अंदर बेशुमार डोपामीन जनरेट हो रहा है, तो आपको वो शख्स इतना खूबसूरत, इतना हसीन लगता है कि दुनिया की खूबसूरत तरीन शय से भी ज़्यादा खूबसूरत. लेकिन जब डोपामीन के लेवल्स लो होते हैं, ख़राब होते हैं, तो वही शख्स इतना बुरा और उससे आप इतने बदजन हो जाते हैं कि आप कहते हैं क्या मुसीबत गले पड़ गई. दिस इज ट्रिकी. Attraction. The reward centers in our brain become highly active when we see visual reference or image of someone. So शक्ल देख के, आवाज सुन के, जो sensory modalities आपकी काम करती, we feel attracted to. However, feeling attracted to someone can decrease your serotonin level, a chemical which can affect your mood and appetite. This is again very tricky. मैं अभी recently भी अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस साथ साथ बयान कर दूं कि एक साहब मेरे पास आए और he was madly in love with the girl and that girl was getting married to someone and the girl wanted him to stay in touch and be friends with her as well, but he felt कि जी उसकी शादी हो रही है और मैं उसके साथ ताल्लुक वास्ता चलाना नहीं चाहता, और फिर वो सारे डिप्रेसिव सिम्टम्स जो आते हैं आ जाते हैं. और हमने उसको SSRI दिए, उसके सेरोटोनिन लेवल्स इंक्रीज किए, फिर वो कहाँ लड़की और कहाँ मोहब्बत, सब कुछ ख़त्म हो गया. वहाँ से आई एम सॉरी, आई एम बिट अगेन लिटिल बिट ऑड हियर, but this is what actually happens.
So if someone with love, in love, comes to me and I want him to be okay and out of that loving process, I give him an SSRI in high dosage and everything disappears. And person comes back to normalcy of life. But of course, if I want to make somebody happy and in a good mood to fall in love with someone, I will push up his dopamine levels and he'll be happy and he'll be attracted to someone which may be around him or maybe again. So जिसको किसी के साथ मोहब्बत ना हो रही उसको मोहब्बत में डालना हो तो डोपामिन बढ़ा दें और किसी की मोहब्बत को ख़त्म करना हो तो सेरोटोनिन बढ़ा दें, मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी. This is unfortunate, but this is true. This is what actually happens in a real life situation. How that works and how that is manipulated, well, there are so many ifs and buts into it. But ये एक concept थोड़ा सा complicated सा याद रखें. So attraction is associated with the brain primarily with high levels of neurotransmitters dopamine and norepinephrine and with low levels of serotonin. सो आप डोपामीन के लेवल्स को बढ़ाएंगे तो मोहब्बत और सेरोटोनिन के लेवल्स को बढ़ाएंगे तो हकीकत. This emotional system evolved chiefly to enable males and females to distinguish among potential mating partners, conserve their mating energy, prefer genetically superior individuals, and pursue these individuals until insemination had been completed. Now, this is again very surprising when we choose our partner to be in love with that. तो कहते हैं love at first sight, देखा और मोहब्बत हो गई, लेकिन वो जो चूज कर रहे हैं आप उस शख्स को जिसके साथ आपको मोहब्बत हो गई, उस वक्त जो आपके हार्मोन्स का लेवल है और उसमें अगेन ये सारी चीजें केमिस्ट्री शामिल है, that is very important. Attachment is crucial for a successful long-term relationship and results in feelings of calm, security, social comfort and emotional union in humans. लड़कियां हमेशा अपने से ज़्यादा सुपीरियर मेल्स को पसंद करती हैं. वाइस वर्सा, लड़के हमेशा अपने से ज़्यादा खूबसूरत और हसीन औरतों को पसंद करते हैं. वो कहना नहीं तू उधर पीछे जा रहे हैं, कभी अपनी शक्ल देखी, बट नो, एक्चुअली द साइंस सेज दैट दिस इज नॉर्मल. अपनी शक्ल उस वक्त याद नहीं आती कि मैं कैसा हूँ, दूसरे की शक्ल नजर आती है क्योंकि आप अपने आप से सुपीरियर शख्स को पसंद कर रहे हैं. अब वो सुपीरियर जरूरी नहीं कि वो शक्ल से ही हो, वो सुपीरियर अकल से भी हो सकता है, वो सुपीरियर पैसों से भी हो सकता है, वो सुपीरियर कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, वो सुपीरियर किसी लेवल पे भी हो सकता है. बट यूजुअली ह्यूमंस सेलेक्ट पीपल और are attracted to people who are superior to them, which is again based on this chemical science. So this emotion system encourages us to maintain our affiliations for long period of time. And oxytocin is also produced by the brain in hypothalamus, and high levels of oxytocin are generally released during coitus, childbirth and breastfeeding, which is all related to love. This is again tricky. So अब उसमें डोपामिन, सेरोटोनिन और एड्रेनलिन में एक ऑक्सीटोसिन का इजाफा हो गया. Mostly released after sex, vasopressin is associated with behavior which leads to monogamous and long-term relationship. If somebody is having a polygamous relationship, or if somebody is having multiple relationship, और वो कहेगा मुझे इससे भी मोहब्बत है, इससे भी और इससे भी है, this means that there is some problem in his vasopressin, and we have to correct the vasopressin to make sure that he is loyal and humble to one person. Again, this is very tricky. Each of these three processes work independently yet are closely linked to make experience the magic of what we know as love. अब इसको ओवरलैप करना, डोपामीन, सेरोटोनिन, एड्रेनलिन और ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, अब ये 5 हार्मोन्स इन्वॉल्व हो गए. इन सब को ओवरलैप करके एक इसको फिक्सेट करना किसी बैलेंस जगह पे, दैट इज ट्रिकी. एंड
If that is successful, the humans have a good, loving relationship, which they stay with the one partner and spend time with them. But if that is disturbed, then कोई एक हार्मोन कहीं पे ज्यादा और कम है तो रिलेशनशिप आपका खराब हो गया, उसमें पॉलीगेमस हो गया, मल्टीपल पार्टनर्स हो गए, प्यार का भूत उतर गया, अट्रैक्शन खत्म हो गई, कुछ भी हो सकता है. So this is again, I'm sorry, I feel odd, but this is actually what I'm trying to explain, जो साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया जा रहा है. मैं इससे एग्री करता हूं या नहीं करता, इसकी बात बाद में होगी. So lust, attraction and attachment work in a tandem and separately so that we can experience the wide range of emotions from pleasure to pain associated with love. वो मोहब्बत में जो दर्द है और मोहब्बत का जो सिला है, उसके हसूल के लिए सिलसिला आगे चलता चला जाए. Can love last? Is chemistry everything in love then? अब क्वेश्चन ये है कि अगर वाकई ही सिर्फ इन्हीं हार्मोन्स का ही कमाल है, तो क्या लव बस इतना ही सिंपल है कि मैं वेजोप्रेसिन दे दूं तो वो सिंगल पार्टनर पे इक्तफा कर जाएगा, मैं वेजोप्रेसिन बढ़ा दूं तो वो मल्टीपल पार्टनर्स की तरफ चला जाएगा, मैं डोपामिन बढ़ा दूं तो वो हैप्पी हो जाएगा, मैं सेरोटोनिन बढ़ा दूं तो उसके लव का भूत उतर जाएगा? क्या इतना ही है? वेल, honestly speaking, no, it's not just like this, but this is one way of explaining things. Does this mean we are slaves to these three emotional systems? Can we actually have a lasting, meaningful infidelity-free relationship? Well, it depends, but thankfully it doesn't depend entirely on your brain chemistry. Variables like personality, physical appearance, smell, skills, character, even temperament, all of these things define who we feel attracted to, fall in love with, and have a good relationship in the long-term basis. So then, on the basis of what I have conveyed to you, what should I do? Is it love? So what is love? Well, there are again multiple things. Love is a disorder like schizophrenia. आप delusional हो जाते हैं, उनके डोपामिन बढ़ जाता है. Thus the phrase madly in love, पागलों की तरह मोहब्बत है, जो उर्दू में expressions हम करते हैं. As a disorder disease, love is thought to result from a chemical imbalance in the brain, and there appears to be a hereditary component in it as well. Now, I have mentioned so many things. जो पिछले पैराग्राफ में मैंने mention की कुछ के personality, physical appearance, smell, skills, temperament. Now added to it is again a psychotic disorder or genetic component, hereditary. Identical twin studies prove conclusively that when twins are separated at birth, they will still love and fall in love, much like the control groups. So this means that there is some roles of the genes, some roles of the chromosomes in falling in love with someone. So आप को मोहब्बत उसी से होगी जिसका जेनेटिक मेकअप आपके हिसाब से कुछ चल रहा होगा. Which again, it's a tricky thing. Can't you just feel the love in the following scenes? अब ये देखो, can you people see? Is there a love here? Anybody? Do you think they are in love? ये बड़ी मशहूर मूवी का टीवी सीरीज का सीन है और उसमें ये दिखाया गया. ये तो सबको पता होगा. Titanic. They were madly in love. And you can feel the love when they were riding at the top of the, again, cruise and enjoying the scenery and the wind, and look at their emotional expressions, how they are happy and how they are comfortable. And the love here, again, एक्सप्रेशंस, ब्लैक एंड वाइट मूवी थी, बहुत पुरानी मूवी थी, लेकिन वो फेशियल एक्सप्रेशंस पे एक लव का इजहार होता है. अहमद फराज का शेर है, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता,
हमको इस शहर में तामीर का सौदा है जहां लोग मेमार को चुन देते हैं दीवार के साथ। आप मोहब्बत करके देखें, आपके साथ बहुत बुरी होगी। This is unfortunately cultural aspect of this bad emotional experience or good emotional experience. So they were acting. If you experienced warm and fuzzy feelings, you had emotional illusions of love. Love empathy results from genetic predisposition and prior experiences. वालदैन में लव हेट रिलेशनशिप, मार धाड़ और जबरदस्त प्रॉब्लमैटिक चाइल्डहुड में वो चीजें देखी, उसका इम्पैक्ट अलग है। Establishing neurocircuitry of love in your brains is compromised with these kind of the social problems associated with. So psychological phenomena, the social phenomena, the cultural phenomena, all have their impacts on this brain. So ultimately, it's actually the human brain which makes the final descent into landing into the field of the love. But all these other factors are important. Real love is uniquely human. Is it really uniquely human? Can't other animals love? Our bonding and love most highly evolved in humans. Our capacities are probably not greater than our nearest non-human primate relatives. Do you know what species are closest to our relatives? Sabko pata hoga, I hope. Their loving relationship approximate the strengths of their own abilities to extend love, to achieve peace. They are at least our equals. कौन है वो? ये, right? Closest to the humans are the apes. Chromosomally, upbringing, love, affection, hate, guilt, very similar to humans. But all animals love. जिनके ब्रेन्स बहुत छोटे हैं और जिनके ब्रेन्स बहुत बड़े हैं, लाइक हमारे, ठीक है, सब लव कर। छोटी सी मछली है वो भी मेट करती है, कबूतर हैं, पेंगुइन्स हैं, जीब्रास हैं, स्वॉन्स हैं, दे आर ऑल एनिमल्स एंड दे आर ऑल इन लव। Oh, am I done? Yes, I'm done. So this presentation unfortunately was different than what previous presentations were, but I tried to get psychiatry into it. Anybody, any question? क्योंकि प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ तक ही बनाई थी, अभी मैंने टॉपिक पूरा कवर किया नहीं, लेकिन मैं इंशाल्लाह और इसके बारे में बात करूंगा. द सेम could apply to SSRI induced sexual dysfunction. Yes. And wow, interesting yet complex. Yes, it is. And then Pirates of the Caribbean. Okay, beautiful presentation. Thank you very much. So overall, when you think of love, this is one way of explaining it. How effectively I have explained so far, I don't know. लेकिन अगेन ये मैंने अभी आपको सिर्फ उसका एक एरिया डिमार्केट किया है, इसके ऐसे और बहुत सारे एरियाज भी हैं, और अब जब हम उनके बारे में भी बात करते चले जाएंगे तो शायद आपका ये कॉन्सेप्ट ऑफ लव ज़्यादा मजीद क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर हो जाएगा. सवाल पूछना है कोई कि नहीं? सब समझ आ रही है? नहीं, समझ तो आ गई. It was all neurobiological basis of love. लेकिन हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमसे कभी बाकी एस्पेक्ट्स भी शेयर करें. It was a wonderful presentation. मतलब I really enjoyed it. और बाकी सबने भी ऐसी. अब आप हमें कोई नज़म भी तो सुना दें लव से रिलेटेड. सॉरी, क्या कह रहे हैं? सॉरी, आई मिस्ड इट. हमें कोई गजल या पोएम भी सुना दें लव से रिलेटेड अच्छी सी. नज़म और गजल सुना दूं लव से रिलेटेड? वो तो तुम लोग सारे सुनते पढ़ते रहते हो ना, इसलिए मुझे उसमें करने की जरूरत नहीं थी. मैंने तो वो कुछ एक आधी सुनाई थी जो इससे रिलेटेड मुझे नजर आ गई, तो मैं सारी नहीं सुना सका, लेकिन डेफिनेटली सर लेकिन वो आपसे दोबारा सुन के ज्यादा मजा आता है, हमें सुनने में.
मैं एक चीज अगेन फिर रिक्वेस्ट करूंगा सारों को, प्लीज 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 कॉन्फ्रेंस में आना, मेरा साथ देना और मुझे हेल्प करना। मुझे सर बहुत प्लीज सारे हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है और आप सबको जो जो जहाँ जहाँ जिस जिस प्रोविंस में सिटी में बैठा हुआ है। डॉक्टर फरहाना है आज कि वो भी नहीं है? जी सर, आई एम हियर, मैं इधर ही हूँ। सर गुड। शी है सो कॉन्फ्रेंस में जी जी आओगे? बिल्कुल, आई एम हियर। जी सर, जरूर इंशाल्लाह। बस I'll be looking forward to it. I want all of you to come over end of July और मेरी जो भी ज़रूरत पड़े मुझे just let me know. I will try to accommodate as much as possible. इस पे yes, I will definitely, मैं वो unfortunately इस वीक पर जब मैंने ट्रैवल करना होता है तो यहाँ वाले चाहते हैं कि जाने से पहले सारे मरीजों को सेटल डाउन कर दो, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कोशिश उनकी ये होती है कि जी इसको सारे मरीज दिखा दो ताकि ये ठीक करके जाए। मैंने ठीक क्या करना है, सो वर्कलोड थोड़ा बढ़ गया तो मैं ये प्रेजेंटेशन पूरी नहीं बना सका, लेकिन मैंने सिर्फ साइंस ऑफ लव की बात की है। ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले कहा कि सिर्फ ये एक पैराडाइम है, there are multiple again ifs and buts into it, and we will definitely try, if there will be a time I will definitely try to talk about it. काट ही देंगे कयामत का दिन एक और सही, दिन गुजरे हैं मोहब्बत में कज़ा से पहले, दो घड़ी और के मीज़ान अदालत ठहरे, कुछ मुझे हश्र में कहना है खुदा से पहले। सो मोहब्बत एक अच्छा इमोशन है, लायरेबल है,